जोहार सभी को। जैसा कि आप लोगों ने कैप्शन पढ़ चुका होगा कि झारखंड की स्थिति और परिस्थिति को हम आज से डेली लाने का प्रयास करेंगे कि झारखंड में आखिर हो क्या रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज सीजीएल के एग्ज़ाम से ही और सीजीएल की परीक्षा किस तरह से हो रहा है झारखंड जब से अलग हुआ है, उस परिस्थिति के हिसाब से झारखंड को समझने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले अदम गोंडवी जी की 2 लाइन के साथ हम अपनी बातों की शुरुआत करेंगे कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए। आज झारखंड का अलग हुए 24 साल हो गए हैं। 24 साल में मात्र 3 सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है। एक 2012 में, फिर एक 2014 में और फिर 2015 में एग्ज़ाम हुआ और फिर रद्द हुआ और जाके ये जो एग्ज़ाम था वो 2016 में कंप्लीट हुआ। फिर उसी फॉर्म को 2015 के फॉर्म को 2019 में भरवाया गया, फिर उसी को रद्द किया गया। फिर उसी फॉर्म को 2022 में लाया गया, फिर उसको रद्द किया गया, फिर से भरवाया गया, फिर 2022 में उसको 2023 में उसी फॉर्म को फिर से लाया गया, फिर से उस फॉर्म को भराया गया। यानी एक फॉर्म को 4 बार उसको भरवाया गया, एक ही फॉर्म को रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। यानी उस एग्ज़ाम को 2014 के एग्ज़ाम के बाद सीजीएल का एग्ज़ाम कब होता है? 2024 में, जो कल होने वाला है। यानी 10 साल पूरा उस एग्ज़ाम को लेने में लग गया। 10 साल। जो एग्ज़ाम पर साल होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, वो 10 साल में एक बार हो रहा है। अब आप झारखंड की स्थिति और परिस्थिति और उस युवा पीढ़ी के मनोदशा को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक एग्ज़ाम को अगर कंडक्ट करवाने में और लेने में अगर 10 साल लगेगा तो वहाँ की युवा पीढ़ी का कहाँ जाएगा। मान लीजिए अगर एक युवा पीढ़ी का हम अगर लड़का हैं और अगर हमारा उम्र बीत गया, पार हो गया, 28 साल क्रॉस कर गया, तो क्या सरकार हमें वापस करके वो समय दे पाएगी या देगी? नहीं देगी। 24 सालों में मात्र झारखंड में 3 सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। कितना दुर्भाग्य की बात है, आप समझिए। झारखंड की स्थिति और परिस्थिति को आप समझिए। बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है। हम खुद जब पढ़ने गए तो इंतजार में रह गए कि आज सीजीएल आएगा, कल सीजीएल आएगा, परसों सीजीएल आएगा, लेकिन सीजीएल आया ही नहीं। सीजीएल का वेट करते करते कई हमारे जैसे कितनी युवा पीढ़ी जो हैं वो बर्बाद हो गए। कितने युवा पीढ़ी जो हैं वो एज को क्रॉस कर गए। ये स्थिति कब सुधरेगी? झारखंड की स्थिति परिस्थिति कब समझेगी? आज हम बूढ़ा हो गए, कल हमारे आने वाली पीढ़ी बूढ़ा हो जाएगी, समय पार हो जाएगा सीजीएल का इंतजार करते करते। तो ये सीजीएल का स्थिति। और सीजीएल ऐसे नहीं, अभी जो सीजीएल होने जा रही है, 2014 का जो एग्ज़ाम निकला था, 2015 में जो फॉर्म भराया था, वो रद्द होने का क्या कारण था? तो उसका रद्द होने का कारण एक ही था कि उसका पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक होने के पीछे को षड्यंत्र और साजिश को समझिए कि यहाँ पर किस तरह से धांधली हो रहा है। देखिए, इस बात पे आज का जो सीजीएल हो रहा है, कल जो सीजीएल होने वाली है, उसमें कितनी इस बातों में सच्चाई, ये हम पूरी तरह से प्रमाणित नहीं करते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि सीटें बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं, सेटिंग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। अब इसका कारण को समझिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, सेटिंग किस तरह से हो रहा है, कहाँ से हमें मारा जा रहा है और किस अंदरूनी से किस तरह से हमें मारा जाए, इस बात को समझिए। हमारी जो एग्ज़ाम जो है सरकार कंडक्ट नहीं करवाती है, सरकार किसी एजेंसी को सौंपती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। और जो झारखंड की जो एजेंसियां हैं एग्ज़ाम लेने वाला, वो सारा कंडक्ट जो एग्ज़ाम कर रही है, चाहे जेपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे जेसीसी के एग्ज़ाम हो, वो कंडक्ट, वो टेंडर जो जा रहा है वो बिहार की एजेंसियों को जा रहा है। बिहार के एजेंसी को टेंडर दिया जा रहा है। सेटिंग से वो लोग बिहार वाले ले रहे हैं। अब बिहार वाले जो टेंडर ले रहे हैं एजेंसी जो एग्ज़ाम कराने के लिए, वो क्या कह रहे हैं कि जहां पेपर बनता है, मतलब जहां हमारा क्वेश्चन पेपर छपता है, वहीं से पेपर लीक कर दिया जा रहा है, वहीं से सेटिंग हो जा रहा है। समझिए कहां तक हम मारे जा रहे हैं। हम लोग को पता भी नहीं होगा कि जितनी भी एजेंसियां 99.99%, 0.1% लड़कों को नहीं पता होगा कि जो हमारी जेसीसी के एग्जाम को जो कंडक्ट करा रही है वो एजेंसी बिहार की है। और ये अब नहीं, तब 2014 में भी जो 2015 में जो पेपर लीक हुआ, उसका भी कारण यही था कि वो एजेंसी टेंडर मिला था, वो बिहार की एजेंसी थी, उसको टेंडर मिला था और वहां पेपर लीक हुआ। बाद में अपरिहार्य कारणों के कारण जेसीसी बोलते हैं कि इस एग्जाम को रद्द किया जाता है। अपरिहार्य कारण बता दी, ये नहीं बताई कि सारा पेपर जो है वो लीक हो चुका था, ये नहीं बताई, अपरिहार्य कारण बता दी।
तो इस स्थिति और मनोदशा को कहां से समझ। अब वहां क्या होता है कि उस पेपर को लीक होने के बाद जो हमारा झारखंडी जो लड़के हैं, झारखंडी लड़के को फाइट नहीं कर पाते। अब इसका भी क्या कारण है, जेएसएससी का आप ऑफिस चले जाइए, आप जेएसएससी का कार्यालय चले जाइए, वहां भी कर्मचारी, क्लर्क, जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, हमें लगता है झारखंड का 10% होंगे भी होंगे, वो भी हमको लगता है नहीं होंगे। 10% लोग भी नहीं होंगे वो जेएसएससी कार्यालय में, वो सारे बाहर के लोग हैं। और टेंडर कौन निकालती है, एजेंसी को, कंपनी को टेंडर कौन देती है, एजेंसी को टेंडर कौन देती है, तो जेएसएससी ऑफिस देती है, यानी जेएसएससी प्रशासन देती है टेंडर। तो भैया जब लोग रहेंगे बिहार के, यूपी के लोग रहेंगे सचिव में, मुख्य सचिव में, वहां के आला अधिकारी, जब जेएसएससी के ऑफिस में, कार्यालय में जब आला अधिकारी बैठे रहेंगे, जब बाहर के लोग, तो टेंडर भी तो बाहरी को देंगे, बिहार की एजेंसी को देंगे, यूपी की एजेंसी को देंगे। और जब यूपी और बिहार की एजेंसी को देंगे तो सेटिंग भी तो जो करवाएंगे, जो पेपर बेचेंगे, जो क्वेश्चन बेचेंगे, जो नौकरियां बेचेंगे, वो तो बिहार के लड़कों को ही बेचेंगे, बिहार के लड़कों को ही जाएगा। क्योंकि आप सेटिंग तो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए तो है नहीं। तो इस स्थिति को समझिए, इस स्थिति और परिस्थिति को समझिए कि यहाँ की युवा पीढ़ी कितना दंश झेल रहा है। एक तो एग्जाम नहीं हो पा रहा है, उसका दंश अलग है, ऊपर से एग्जाम हो भी रहा है तो पेपर बिक जा रहा है, क्वेश्चन बिक जा रहा है, नौकरियां बिक जा रही हैं। तो इस पीड़ा को समझिए, इस दर्द को समझिए। बहुत दिक्कत है। झारखंडी बच्चा कितनों चाह ले, कितनों रगड़ ले, कितनों घिस ले, लेकिन उसको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आप किसी भी, देखिए, हम अगर गलत बोल रहे हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आपकी हम बात करते हैं, हम आपको खुद बोल रहे हैं कि आप ऑथेंटिक जांच आप खुद से जाके कीजिए, आप खुद से जाके कीजिए। अभी पीजीटी के टीचर का वैकेंसी हुआ, पीजीटी टीचर का वैकेंसी हुआ, आप उसके आंकड़ों को जाके जांच कीजिए। 100 में 90, 80, 75% सब बाहर के लोग मिलेंगे। अभी लैब असिस्टेंट की नियुक्ति हुई, आप लैब असिस्टेंट के हर एथिम जाके 80 से 85% लोग जो हैं वो झारखंड से बाहर के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, बंगाल के हैं। ओ खुद उन लोग जो मीडिया में जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उनके आंकड़ों तो आप लिस्ट में सरकार ने जारी किया है कि फलाना आदमी है, हमारे पास भी लिस्ट है, उस आंकड़ों को आप मिला के देख लीजिए, वो सारे के सारे लोग बाहर हैं। क्या 371 पोस्ट लैब असिस्टेंट की जो नियुक्ति हुई, उसमें 80 से 90% बाहर के लोग कैसे घुस सकते हैं, कैसे घुस सकते हैं अगर सेटिंग नहीं हुआ तो? इस स्थिति को, इस मनोदशा को कैसे समझिएगा, कैसे इस स्थिति और परिस्थिति को समझिएगा? आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि झारखंड कितना जल रहा है, अंदर से कितना खोखला हो रहा है। ऐसा झारखंड नहीं था, ऐसे झारखंड का सपना हमारे शहीदों ने नहीं देखा था, हमारे आंदोलनकारियों ने नहीं देखा था, झारखंड के लोगों ने ऐसा सपना नहीं देखा था कि सपना झारखंड अलग करेंगे तो हमारे लोगों के लिए खुशहाली आएगी, नौकरियां आएंगी, रोजगार आएंगे, खुशहाली आएगी, भुखमरी मिटेगी। इसके लिए झारखंड नहीं बनाए थे। बहुत दंश है भैया, झारखंड में बहुत दंश झेल रहा है। और युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक ये षड्यंत्र, ये साजिश है कि अगर हम यहाँ की युवा पीढ़ी को डैमेज करते हैं तो सारा चीज अपने ऑटोमेटिकली अपने हाथों में आ जाएगा। आप देख लीजिए ना, आपकी पुलिस प्रशासन क्या आपके हाथों में है? क्या प्रशासन आपके हाथों में है? क्या लीडरशिप जो है, जो पॉलिटिक्स जो है, क्या आपके हाथों में है? जब ये चीजें, न्यायपालिका आपके हाथों में है नहीं, कार्यपालिका आपके हाथों में है ही नहीं, विधायिका आपके हाथों में है नहीं, प्रशासनिक आपके हाथों में है नहीं, पुलिस विभाग आपके हाथों में है नहीं, तो फिर कैसे झारखंड आपका हुआ? सब तो बाहरी लोग ही चला रहे हैं। आप पहले आप विधायिका की ही बात कर लेते, जो नियम और कानून बनाते हैं, वो नियम और कानून कौन बना रहे हैं विधायिका में बैठ के? सारे बाहर के लोग, विधायक, मंत्री, सांसद, 18 सांसद विधायक जो बने हुए हैं बाहर के लोग। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका में झारखंड का एकमात्र जज है, एकमात्र जज है। बाकी जितना आप हमारी बातों को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप चले जाइए, नया हाईकोर्ट बना है, आप नया हाईकोर्ट में घुस जाइए और वहां आप जाके देखिए, एक चैम्बर में घुस जाइए, वकील के सारे चैम्बर में घुस जाइए, एडवोकेट के सारे चैम्बर में घुस जाइए, जजों के सारे चैम्बर में घुस जाइए, और वहां जो हैं, जो जज हैं, जज के बाद जो वकील हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, उसके नीचे जो काम कर रहे हैं, 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं, 5 कर्मचारी कर रहे हैं, उसमें कितने कर्मचारी झारखंड के हैं? चाहे जो मोस्ट सीनियर वकील हैं वो क्या झारखंड के हैं? नहीं है। तो जब नीतियां बनाने वाले, नियम बनाने वाले, अच्छा वो भी छोड़ दीजिए, अगर वो भी आप छोड़ देते हैं तो एक बात आप जानिए कि आप जो अभी राजीव रंजन श्रीवास्तव, जो झारखंड के कानूनी सलाहकार बना हुआ है, राजीव रंजन श्रीवास्तव जो झारखंड का कानूनी सलाहकार है, जो कोई भी नियम या नीति जो झारखंड सरकार बनाती है उसमें कानूनी सलाह देने का काम राजीव रंजन कानूनी सलाहकार का होता है।
उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता है, वो विधानसभा की जो बैठक होती है उसमें भाग ले सकता है, केवल वो वोटिंग नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जो है वो मूलतः आरा की है, जिसने 2002 के डोमिसाइल नीति को उसी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वो व्यक्ति हमारा कानूनी सलाहकार बना हुआ है। बताइए वो हमारे हित में कानून कैसे बनाएगा? वो हम झारखंडियों के हित में कानून कैसे बनाएगा? हमारे युवा पीढ़ी जो उसके हित में कानून क्यों बनाएगा? वो क्यों समर्थन करेगा? भैया झारखंड की स्थिति परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, बहुत ही दयनीय हो चुकी है। सारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में सारा कैप्चर हो चुका है। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। आप कार्यपालिका में ही चले जाइए। कार्यपालिका में होता है, आप देख लिए, मुख्य सचिव हो, IAS हो, जितने भी हैं बड़े बड़े पद हैं, एक दो को छोड़ के इक्का दुक्का अपवाद हैं, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ के आप सारे बड़े बड़े पदों में जितने डायरेक्टर हैं, झारखंड के 21 डिपार्टमेंट हैं, उन 21 डिपार्टमेंट पे डायरेक्टर को जाके देखिए तो कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे बाहरी लोग बैठे हुए हैं। तो भैया जब सारे बाहरी लोग बैठे हुए हैं तो आपके लिए हित में नियम और कानून कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? आप सोच के देखिए। ये भैया दर्द है हमारे अंदर पीड़ा है। हमारी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। ये दर्द और पीड़ा केवल हमारे लिए नहीं है, ये आप सबों की दर्द की और पीड़ा है। ये आप सबों का दर्द है, ये आप सबों की पीड़ा है। केवल मेरा भविष्य बर्बाद नहीं हुआ है, आप लोगों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और आने वाले, केवल मेरा भविष्य बर्बाद नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद होगा, जिसमें आपका भी भविष्य बर्बाद होगा। बहुत अच्छा इसमें क्या बोलते हैं उसका, एक बहुत अच्छे शायर ने एक बहुत अच्छा बात कहा था, राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, सिर्फ यहां मेरा मकान थोड़े है, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। तो भैया अगर आग लगेगी, अगर धांधली होगा तो केवल मेरा हक नहीं मारा जाएगा, केवल मेरा हक नहीं छीन रहा है। यह झारखंड इतना शोषित हो रहा है, इतना पीड़ित हो रहा है, तो केवल मेरे साथ शोषण नहीं हो रहा है, मेरे साथ केवल अत्याचार नहीं हो रहा है, आप सबों के साथ हो रहा है। इस परिस्थिति को समझिए। मेरे अंदर एक आग है कि आप झारखंडी, जो आग हमने देखा है, हमने भी 7-8 साल पढ़ाई किया है इंतजार में। आप जिस समय से हम पढ़ने गए 2017-18 से हम पूरी तरह से हम लग गए जब पढ़ने के लिए, तो उस समय से साल दर साल हम इंतजार करते कि जेपीएससी इस साल आएगा, उस साल आएगा, अगला साल आएगा, अगला साल आएगा। 5 साल बाद जेपीएससी आई 2022 में। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, वो भी भ्रष्टाचार को पेपर लीक हो गया, क्वेश्चन सेट हो गया। अरे उतना दूर आप अगर आज नहीं करते, ये ज्यादा दूर की दिन की घटना नहीं है, ये 2021 की घटना है जब 7वां जेपीएससी हुआ। उस समय भी टेंडर, जो एजेंसियों को टेंडर दिया गया वो बाहरी एजेंसियों को दिया गया। और किन एजेंसियों को टेंडर दिया भी कौन एजेंसियों को दिया जाता है? उन एजेंसियों को दिया जाता है जो बिहार सरकार ने जिन एजेंसियों को बैन करके रखा है, जिनको प्रतिबंधित करके रखा है, उन एजेंसियों को झारखंड में टेंडर कैसे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि यहां सेटिंग जो है वो बाहरी लोगों से डायरेक्ट सेटिंग कर ले रहे हैं, सीट भी बेच रहे हैं, बाहरी लोग से एजेंसी के थ्रू पैसा भी कमा रहे हैं। एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं दिया जाता है। अन्य राज्यों के मुकाबले यहां जो एजेंसियां काम करने आती है, जो एग्जाम कंडक्ट कराने आती है, उनको कई गुना दिया जाता है, उनसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसमें भी विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और जो आला अधिकारी जो होते हैं उनका सेटिंग परसेंटेज बंधा हुआ है। ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीजें मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मैं सारे डाटा, सारा कंक्लूजन, सारे आंकड़ों को निकालकर जब मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचता तब बातें कर रहा हूं। आप देखिए ना, आप इतिहास टटोल के देखिए, आप जैसे सीजीएल का ही इतिहास टटोल के देखिए। क्या आप भी ये चीजें मानते हैं कि 24 सालों में मात्र 3 सीजीएल होना चाहिए? क्या आप भी यही मानते हैं? क्या आप भी यही मानते हैं कि जेपीएससी जो है पूरा ये 24 साल के कार्यकाल में मात्र 7 जेपीएससी? भैया अगर वो मिलाया हुआ, गोंठ में लिया हुआ एग्जाम को आप नहीं मान सकते कि 11वां, 12वां, 13वां कर दीजिएगा, एक गोंठ में मिला के वो नहीं गिना जाता। पूरा 24 साल के इतिहास में जहां 24 कंडक्ट एग्जाम होना चाहिए, मान लीजिए 2003 से ही लेते हैं, फिर भी 2003 से अगर एग्जाम जेपीएससी का होना शुरू हुआ तो 3 से ही लेते हैं, तो फिर भी 3 काटते हैं तो 21 जेपीएससी होना चाहिए। टोटल 21 हुआ, कितना है? 6। वो भी सबके सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। तो इसका दंश कौन झेल रहा है? इसका युवा पीढ़ी झेल रहा है। और युवा पीढ़ी झेलने के साथ साथ उसका परिवार झेल रहा है, उसका पूरा समाज झेल रहा है। इस बात को समझिए। और एक हम जागरूक नहीं कर सकते, हम चीजों को जान रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं भैया दर्द बहुत है मेरे अंदर, बहुत है। आप हमारी मनोदशा को समझने के प्रयास कीजिए। ये मनोदशा केवल मेरी नहीं है, उन लाखों बेरोजगार छात्रों की है, उन लाखों परिवारों की है जिनसे उनकी आशा, उम्मीद जुड़ी हुई है। वो दर्द इन सबके है, उन सब झारखंडियों की है।
जो इस दशा से गुजर रहे हैं। जब माँ फोन करके पूछती है ना कि बेटा कहिया नौकरी लाग तो, और जब वहां मार भात डबका के जब छात्र जब वहां पर तैयारी करता है ना, उस मनोदशा को, उस पीड़ा को आप नहीं समझ सकते। आप एक रूम के एक कमरे में बैठ के नहीं समझ सकते। जब आप एग्जाम देते हैं और फिर एग्जाम वो रद्द हो जाता है, तब उस दर्द, उस पीड़ा को एक केवल स्टूडेंट समझ सकता है, केवल विद्यार्थी समझ सकता है। घर वाला बार बार फोन करता है, भैया कब तक एग्जाम लगेगा, कब तक नौकरी लग जाएगा। नौकरी कहां से लगेगा भैया, कहां से लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नौकरियां नहीं हैं, अगर ऐसा नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एक गुड गवर्नेंस नहीं है, चलाने वाले लोग नहीं हैं। ये पीड़ा है भाई। कार्यपालिका में हम नहीं हैं, न्यायपालिका में नहीं हैं, हम विधायिका में हैं, लेकिन परसेंटेज भी, उसमें भी बहुत ज्यादा बाहरियों की परसेंटेज हो गई, जितना नहीं होना चाहिए। इक्का दुक्का अपवाद हो सकता था, इक्का दुक्का अपवाद हम भी कहीं हो सकते हैं, पर क्या है कि जब भी हम ये बातें उठाते हैं तो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है, कोई भी आके यहां कर सकता है, ले सकता है। अरे लोकतांत्रिक देश है, उसके साथ साथ में राज्यों को अपना अधिकार दिया गया है कि अपने लोगों के लिए कानून की बात करे, अपने लोगों के लिए कानून बनाए, अपने लोगों के लिए नियम बना। ऐसा नहीं है कि राज्य में केवल, पूरा भारत में केवल एक ही राज्य झारखंड ही है, और भी राज्य हैं जहां अपने लोगों के लिए वहां नियम और कानून बनाए गए हैं। अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हक अधिकार की बात की गई है, अपने लोगों को सुरक्षा वहां दिया गया है। आप महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे पहले वहां मराठियों की सुरक्षित किया गया है। आप गुजरात की बात करें तो सबसे पहले वहां गुजरातियों को सुरक्षित किया गया है। अरे छोड़िए, उतना दूर छोड़िए, हमारे पड़ोसी राज्य आप बंगाल को ले लीजिए, हमारे पड़ोसी राज्य आप उड़ीसा को ले लीजिए, हमारे पड़ोसी राज्य आप बिहार को ही ले लीजिए। क्या उन लोगों ने अपने लोगों के लिए सुरक्षित नहीं किया है, नौकरियां सुरक्षित नहीं किया है, हक अधिकार सुरक्षित नहीं किया है? आप बंगाल ही चले जाइए, बंगाल में आप न्यायपालिका में चले जाइए, सारे बंगाली लोग मिलेंगे। आप कार्यपालिका में चले जाइए, सारे बंगाली लोग मिलेंगे। इक्का दुक्का उदाहरण हो सकते हैं, हम अपवाद मानते हैं उसको। आप विधायिका में ही चले जाइए, बंगाल में कितने लोग बने हुए हैं बाहर के लोग, बंगाल में कितने विधायिका और सांसद में बने हुए हैं बाहर के लोग। भैया अपने लोगों के लिए सुरक्षित किया है, और उनकी भावना भी यही है कि हम अपने लोगों को तवज्जो देंगे। आज हम एक छोटा सा उदाहरण आपको पेश करना चाहते हैं। आप बंगाल के बॉर्डर क्रॉस कीजिए, झारखंड नंबर लेके गाड़ी, तुरंत आपको रोक देगा, तुरंत। और कोई भी बंगाली, जितने भी, हम ये नहीं कह रहे कि उनको जांच नहीं करना चाहिए, इसका हम कतई यही नहीं है, लेकिन जांच के नाम पर आपको बंगाली भाषा में करेगा, आप बुझ नहीं पाएंगे, आपको चालान काट देगा, फलना ढिमका में आपको फंसा देगा। आप कोई भी एग्जाम वहां दीजिए, आपको बंगाली में देना पड़ेगा, इंग्लिश में देना पड़ेगा, हिंदी में देना पड़ेगा। अपने भाषाओं को तवज्जो वहां दिया है, अपने लोगों को तवज्जो दिया है। आप अगर हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट या रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि वहां पर आपको स्क्रूटनी का नियम है, छटनी का नियम है। भैया वहां के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं, अब हमारे यहाँ आला अधिकारी बैठे हुए हैं, उसमें से मात्र एक जेएसएससी में एक मुख्य सचिव है, उसके बाद एक सचिव है, और उसके बाद 30 अधिकारी हैं। अब बताइए 7.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब 30 लोग हैं, एक आला अधिकारी है। अब 30 लोग, मान लीजिए 32 लोग 7 लाख फॉर्म का किस तरह से छटनी करेंगे? आप ही बता दीजिए, कितना समय लगेगा, कैसे समय लगेगा? अब क्या होता है, अब आते हैं बंगाल की बात, तो यहां पर जो 30-32 जो सदस्य बने हुए हैं, ये 30-32 सदस्य सारे के सारे बाहर के लोग हैं, 90% बाहर के लोग हैं। और वहां पर अगर 30-32 लोग हैं अगर बंगाल में, तो वो 30-32 लोग 99% बंगाल के लोग हैं। अब जब 99% बंगाल के लोग रहेंगे तो स्क्रूटनी भी करेंगे, तो बाहर के लोगों को छाट के तो निकाल ही देंगे, अपने लोगों को ही लेंगे। लेकिन यहां क्या है, यहां जस्ट उल्टा है। अब 30-32 लोग हैं, उसमें भी 90 से 95% बाहर के लोग हैं, तो स्क्रूटनी का भी नियम लाएंगे, तो किनको घुसाएंगे? बाहर के लोग को घुसाएंगे, अगर बाहर के लोगों को तवज्जो देंगे। अरे ऐसा धांधली हो रहा है भैया, ऐसा धांधली हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, पता नहीं आप लोग को क्यों नहीं दिख रहा है। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। हम स्थिति और परिस्थिति की बात कर रहे हैं। बहुत गंभीर समस्या से झारखंड गुजर रहा है, बहुत दयनीय स्थिति से झारखंड गुजर रहा है। यहां अगर हम बदलाव नहीं कर पाए, यहां अगर हम परिवर्तन नहीं कर पाए, तो बहुत झारखंड रहेगा। हम नहीं कहते कि झारखंड नहीं रहेगा। झारखंड की माटी से हमें भी उतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना अटूट प्रेम है कि हम अपनी कल्पना हम बता नहीं सकते, हम बयां नहीं कर सकते। हम जब अपना सो के उठते हैं तो सबसे पहले हम अपनी माटी को ही प्रेम करते हैं, क्योंकि पैर सबसे पहले माटी में जाता है और उस माटी जननी होती हमारी। लेकिन उस स्थिति और परिस्थिति देख के मेरा हृदय बहुत कल्पित होता है, द्रवित होता है। समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, हमारे साथ अवहेलना हो, छल हो, कपट हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी माटी के साथ हो रहा है।
भैया माटी के साथ कैसे हो रहा है इस बात को समझिए। मान लीजिए माटी के साथ छलनी नहीं हो रहा, आपकी माटी को छला नहीं जा रहा है। मान लीजिए सारा कंपनियां सीसीएल बीसीसीएल आया है, उसको अरबों रुपया कमाई कर रहा है, उसमें 10% ग्रीनरी में खर्च करना, वाटर में, एजुकेशन में खर्च कर रहा है, लेकिन वो कंपनियां सीएसआर फंड को कहां कर रही है? कहीं नहीं। अब मान लीजिए वो सारा कोयला कोड़ के तो निकाल लेगी, यानी झारखंड की सीना तो चीर देगी। अब जहां जहां कंपनियों ने लाखों हेक्टेयर, लाखों एकड़ जमीन में उन्होंने कोड़ा है और कोयला निकाल लिया है, अब वो लाखों एकड़ जमीन पर अन्न उत्पादन तो छोड़ दीजिए, धान तो छोड़ दीजिए, वहां दूब का घास तक नहीं उगेगा। ऐसा स्थिति और परिस्थिति है। तो क्या जमीन, कंपनियां तो कल आज ना कल चली जाएंगी, अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगी, लेकिन वो दंश कौन झेलेगा? हम और आप झेलेंगे, और उसके साथ साथ में झारखंड का माटी झेलेगा। झारखंड का माटी जब वहां से रेडिएशन जब निकलेगा ना, जब सूरज का हिट मारेगा ना, और जो उससे जो रेडिएशन निकलेगा ना, तब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या दंश है, क्या दर्द है। फेफड़ा खराब हो जाएगा, गुर्दा खराब हो जाएगा, सांस नहीं ले पाइएगा, सांस नहीं ले पाइएगा, कलेजा छलनी हो जाएगा, कलेजा। लाखों लाखों हेक्टेयर जंगल को उजाड़ कर आपको एक कंपनियां दोहन कर रही। हम नहीं करते हैं, हम नहीं, अभी भी कह रहे हैं, हम विकासवाद का विरोधी नहीं है भैया, हम विनाशवाद का विरोधी हैं। हम विकासवाद का विरोधी कतई नहीं है, हम विनाशवाद का विरोधी हैं। आप विकासवाद कीजिए, लेकिन विनाशवाद के सिद्धांत पर नहीं कीजिए। हम ये कह रहे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम ये नहीं कर एजुकेटेड हैं, और हम ये नहीं कहते कि हम सारा ज्ञान हमारे अंदर भरा हुआ नहीं, लेकिन एजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड की तरह हम बात करेंगे। समझिए, आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, हमारी बातों से कम समझने का प्रयास कीजिए। आप कहते हैं किताबें की, देखिए ये किताबें पढ़ने की किताबें, पूरा कमरा किताबों से भरा पड़ा है। क्या करें पढ़ के, क्या करें? पूरा कमरा भरा पड़ा है किताबों से, क्या करें पढ़ के? नौकरियां ही नहीं हमारे हाथों में, बेरोजगार निठल्ला घूम रहे हैं। भैया ये स्थिति परिस्थिति है। हम केवल इसकी दशा, दुर्दशा, दर्द और पीड़ा आप लोग को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कि ताकि आप लोग समझ सकें। हमें गलत ठहरा के क्या कर लोगे भाई? हमें गलत ठहरा के क्या साबित कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो जाएगा। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि हमने जो पीड़ा देखा है, हमारे साथियों ने जो पीड़ा देखा है, उस पीड़ा, वो कष्ट जो है आने वाली पीढ़ी ना भुगते, बस यही चाहते हैं। आज आप बंबई, दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाके खट ले रहे हैं, कमा ले रहे हैं, कल दिन वहां के बच्चे सवाल उठाएंगे, वहां के पॉलिटिशियन, वहां के लोग सवाल करेंगे कि भैया आपको अपने राज्यों में रोजगार क्यों नहीं है, आप अपने राज्यों में अधिकार क्यों नहीं मांग रहे हैं। आप तमिलनाडु की अभी वीडियो आई थी जिसमें ऑटो कम से कम 500 से 600 ऑटो जो है बिहार के लोग वहां चला रहे थे। तो तमिलनाडु की एक वीडियो आई है, वो तो गलत नहीं है, वो तो ऑथेंटिक वीडियो है। वो वीडियो बना के भैया डायरेक्ट वो कह रहा है, डायरेक्ट, कि भैया आप यहां ऑटो चलाइएगा, आप यहां ड्राइवरी कीजिएगा, हमारे बच्चे कहां जाएंगे। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो सही सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने राज्यों में जाकर अपने मुख्यमंत्री से, अपने शासन से, अपने प्रशासन से, वहां के लोगों से मांग कीजिए रोजगार। क्यों नहीं है? आपका भी तो राज्य है, आप भी तो टैक्स देते हैं, आपके पास भी तो संसाधन है, तो आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? हमारा हक अधिकार, मान लीजिए मेरे यहां तो भी ऑटो चलाने वाले हैं, वो कहां जाएंगे? बात सही कहा उन्होंने भाई। भले आपको कुछ देर के लिए बुरा लगा होगा, आपको कुछ पल के लिए बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने सच्चाई बात कही है भाई, सच्चाई कही है, 100% सच्ची बात कहा, उनका मैं समर्थन करता हूं। हाँ, 10% 20% आप कह सकते हैं कि इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। हाँ, घूमने फिरने की आपको आजादी है, लेकिन आपने एक चीज को पढ़ा, वहां 3 चीजें हैं, संघ सूची है, राय सूची है और समवर्ती सूची है। राय सूची के अपने अधिकार दिए गए हैं। राय सूची को आपने नहीं पढ़ा कि राय सूची चाहे तो राज्य सरकार अपने हित में अपने लोगों के लिए कानून बना सकती है, नीति बना सकती है, नियमावली पर बना सकती है। ये चीजों को आप लोगों ने नहीं पढ़ा, केवल यही पढ़ा जब भी झारखंड अपना हक अधिकार मांगता है, जब अपने आप को सुरक्षित करने की बात करता है, तो आप लोग कह देते हैं कि नहीं, पूरा भारत एक है और भारत में कहीं भी जा सकते हैं। हम भारत को बांटने की बात नहीं करते हैं। मेरी बात को समझिए, मेरी भावना को समझिए। और अगर हम बात करते हैं तब भारत को बांटने की बात हो जाता है। जब वही बात महाराष्ट्र करता है तब ठीक है, जब वही बात गुजरात करता है तो ठीक है, जब वही बात बंगाल करता है तो तब ठीक है, जब वही बात उड़ीसा करता है तब ठीक है। अरे वहां पड़ोसी राज्य जब बिहार वही बात करता है तब ठीक है। अभी स्थानीय का मुद्दा भी बिहार में गर्म हुआ ना, वहां के लोगों ने दिया ना, वहां के सारा युवा पीढ़ी जो छात्र थे पढ़ने वाले, सारा सड़कों पर आ गए, अपना हक अधिकार को सुरक्षित कर लिए ना। मात्र 3 दिन में सरकार को पूरा सरकार को
बिहार सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कहा कि स्थानीय झारखंड में पहला प्रायोरिटी बिहार में जो पहला प्रायोरिटी मिलेगा, जो पहला स्थान मिलेगा उन बिहारियों को मिलेगा और सरकार को इस चीज को मानना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री के घर में घुस गए डायरेक्ट वो लोग, हुड़का जाम कर दिए, बंदी कर दिए कि बेटा तुम जो कानून बनाए हो ना सरासर गलत में ना, पहला अधिकार बिहारियों का होगा। और जब हम झारखंड में बात करते हैं तो वही लोग बात करते हैं कि लोग बांटने की बात करते हैं। अरे भैया, भाषा के आधार पर जब 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, तब आप लोगों ने तो एक सवाल नहीं खड़ा किया। मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बन गया, गुजराती के आधार पर गुजरात बन गया और कितने राज्य बन गए, तब तो आप लोगों ने सवाल नहीं खड़ा किया। जब हम स्थानीयता की बात करते हैं, जब हम भाषा की बात करते हैं, जब हम सुरक्षित करने की बात करते हैं, जब अपने आप को बैरिकेडिंग लगाने की बात करते हैं, आप कहते हैं हम बांट रहे हैं। और ये इनमें सबसे ज्यादा दोषी हमारे लोग हैं कि उनका समर्थन भी करते हैं। अरे गलत को गलत कहना सीखिए, हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। हमें माटी से बहुत प्रेम है, आपको ही नहीं, आप जन्म लिए हैं। देखिए 2 ही चीज होता है, एक माँ होती है, एक माटी होता है। माँ और माटी से हर किसी को प्रेम होता है भैया, हमें भी प्रेम है, लेकिन दुर्दशा, दशा, परिस्थिति बहुत विकराल है झारखंड की, बहुत विकराल है। आज तो मैं केवल सीजीएल में बात कर रहा हूं और जेपीसी भी बात कर रहा हूं, कल मैं और भी आंकड़ों के साथ आऊंगा, अलग अलग मुद्दों पे आऊंगा, आप दिखाऊंगा कि कैसे आना, कितना परिस्थिति खराब, स्थिति और परिस्थिति खराब है। मैं डेली दिखाने का प्रयास करूंगा। आप लोग का काम है कि लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा के और जागरूक करने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए कि किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। अब इतना हम कागजात लेते हुए, इतना डॉक्यूमेंट, इतना कागज लेके, इतना कॉपी किताब लेके, इतना सारा प्रूफ लेके, ये सारी किताबें लेके हम इतना डाटा कलेक्ट करके आपको बताएंगे, इतना ऑथेंटिक बताएंगे, इतना प्रूफ बताएंगे, और आप लोग फिर भी हम पर डाउट कीजिएगा तो ये तो आपको दुर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य। इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन झारखंड ट्राइब, ये किताब है, पढ़िएगा कभी। माइग्रेट्स वीमेन वर्कर्स, पढ़िएगा कभी, दिमाग हिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया कि मैं कोई भी चीजों को हवा में बात करता हूं, कोई भी चीज हवा में नहीं बात करता हूं। मैं इन सारी किताबें और पूरा टेबल, पूरा मेरा घर भरा पड़ा है किताबों से। क्या नहीं, कौन सी किताबों की बात करते हैं आप, कौन सी बात करते हैं आप देखिए, आप किताबों की बात करते हैं, मैं बैक करके दिखाता हूं। देखिए ये सारी चीजें किताबों से भरा पड़ा है, सारा टेबल किताबों से भरा पड़ा है। देखिए ये सब चीज देखिए, एक से एक किताबें भरी पड़ी। इन किताबों में झूठ लिखा हुआ है। इन किताबों को पढ़िए आप, द मुंडाज एंड देयर कंट्रीज पढ़िए, बहुत सारी किताबें हैं, अनगिनत किताबें हैं, आप पढ़िए कभी। क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, पढ़िए भैया। मैं कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए, मेरे अंदर की जो ज्वाला है उसको समझिए, मेरे अंदर की जो आग है उसकी समझिए, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए भैया। कोई भी छात्र जो है ना, हम भी जब पढ़ रहे थे ना तो हमको भी इस सब चीजें में ये नहीं लगता था कि भैया अपना नौकरी लेना। लेकिन पढ़ते पढ़ते चीजों को जब झारखंड के बारे में जब पढ़ना चालू किए और समझना जब चालू किए, तो मेरा दिमाग अपने आप में क्या बोलते हैं, विस्फोट कर गया भाई। हर चीज में निचले स्तर पर, क्यों भाई, आखिर क्या प्रॉब्लम, क्या कारण है? कारण समझ में आया भाई कि आप जागरूक नहीं हैं। आप जागरूक होइए और फेथफुली कोई आपके लिए लड़ रहा है तो उस पर ट्रस्ट बना के रखिए भाई, बहुत जरूरी।